नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है हमें। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल ठीक है ये बात। तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा था उसमें ही यही बात कही गई थी कि भारत को बांटा जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान बनेगा, एक तरफ भारत बनेगा। जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे पाकिस्तान बनाएंगे और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है वहाँ पे हिंदुस्तान बनेगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, भारत का जो बंटवारा हुआ वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही रिजल्ट था। सेकंड पॉइंट, धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भारत के दो टुकड़े हुए, एक तरफ तो पंजाब वाली साइड पे जो आप आज पाकिस्तान देखते हो, और एक तरफ बंगाल वाली साइड पे जहाँ पे आज आप बांग्लादेश देखते हो। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, उसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और जो आज वाला पाकिस्तान है उसे बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान बने थे आज़ादी के बाद। तो बिल्कुल ठीक है दूसरा पॉइंट भी, दो प्रांत बटे थे भारत के, एक तरफ पंजाब एक तरफ बंगाल। तीसरा पॉइंट, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। संगति का मतलब होता है सिमिलैरिटी नहीं थी। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली कल्चर को फॉलो करते थे, और जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो उर्दू कल्चर को फॉलो करते थे। तो इनमें बिल्कुल भी संगति नहीं थी, इनका कल्चर डिफरेंट था, बस धर्म इनका मुस्लिम था दोनों का। बंगाल वालों का भी धर्म मुस्लिम था और इधर वालों पाकिस्तान वालों का तो है ही मुस्लिम, पर इनमें संगति नहीं थी, यानी कि दोनों के कल्चर अलग अलग थे। तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, यानी कि लोगों को इधर से उधर भेजा जाएगा। ये बात बिल्कुल भी शामिल नहीं थी विभाजन की योजना में। ठीक है, अंग्रेजों ने जो विभाजन की योजना बनाई थी उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि यहाँ से लोग भी उधर जाएंगे और वहाँ के लोग भी इधर उधर आएंगे। ये तो ज़्यादा हड़बड़ी तब मची जब दंगे हो गए थे। तो हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए 1947 में। इस वजह से फिर लाखों लोगों को भाग भाग कर, हिंदुओं को तो भारत में आना पड़ा और मुस्लिमों को यहाँ से भागकर पाकिस्तान में जाना पड़ा। तो मारकाट होने की वजह से हो गई ये चीज़। तो विभाजन की योजना में ये बात शामिल नहीं थी कि देशों में जो आबादी है उसकी अदला बदली होगी। इसीलिए फोर्थ पॉइंट गलत है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें ये बताना है कि ये देश या राज्य बनने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण रहे। देखो पहला इसमें है धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। तो धर्म के आधार पर तो दो देश बने हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। जहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे वहाँ पे भारत बोला गया उसको, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे उसे पाकिस्तान बोला गया। दूसरा देखो इसमें, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। अब भाषा के आधार पर देशों की सीमा कैसे निर्धारित हुई थी। जो दो पाकिस्तान बने थे, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की भाषा थी बांग्ला और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की भाषा थी पंजाबी और उर्दू। तो इस आधार पर पाकिस्तान के भी दो हिस्से हुए, एक तरफ बांग्लादेश बना एक तरफ पाकिस्तान बना, क्योंकि दोनों की भाषा अलग अलग थी। यहाँ पे भाषा के आधार पर देश पूछा या राज्य नहीं पूछा। ठीक है, भारत के राज्य जो बने हैं वो भी भाषाई आधार पर बने हैं। तो अलग अलग भाषा के आधार पर दो देश बने हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश। तीसरा देखो, अब भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन। भौगोलिक मतलब एरिया बांटकर, एरिया के हिसाब से। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को एरिया के हिसाब से बांटा गया है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ बिल्कुल पास पास में है, इनमें जो है प्रशासनिक आधार पर, यानी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए दो स्टेट बनाए गए अलग अलग, झारखंड अलग और छत्तीसगढ़ अलग। ठीक है, तो ये प्रशासनिक रीजन था इसे बनाने का। ठीक है, भौगोलिक हिसाब से तो ये दोनों साथ साथ में पढ़ते हैं, बिल्कुल एक जैसा ही इनका सिस्टम है, एक जैसा इनका कल्चर है। तो इनको बनाने का आधार था प्रशासनिक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बनाने का आधार था भौगोलिक, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को बनाने का आधार था भाषाई आधार, और धर्म के नाम पर बटे हैं भारत और पाकिस्तान। तो ये चार हमें मैच द फॉलोइंग करने थे। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया कि जब हम आज़ाद हुए तो यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी, यानी छोटे छोटे एरिया में कई सारे राजाओं का राज हुआ करता था। तो उनमें से यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि ये बताओ आप कि इनमें से कौन कौन सी रियासत हैं ये। तो इधर गुजरात में जो दिखाई है ये है जूनागढ़, नीचे दिखाई है कर्नाटक के आसपास ये है मैसूर,
और ये बीच में है ग्वालियर और इधर है मणिपुर। इसके अलावा भी हमें पता है जिन 4 में दिक्कत हुई थी वो कौन कौन सी थी। एक तो था कश्मीर, एक बिल्कुल मैसूर के साइड में ही हैदराबाद मिलेगी आपको, तो कश्मीर में प्रॉब्लम हुई थी, हैदराबाद में प्रॉब्लम हुई थी, और ये गुजरात में जो जूनागढ़ दिख रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, और मणिपुर, इन 4 जगह पे प्रॉब्लम भी हुई थी। तो आपसे वो चारों भी भरनी आ सकती है मैप में, और ऐसे करके भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये 4 तो भरनी आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद, ये 4 बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 और दे रखी हैं, ये ग्वालियर और मैसूर, ये भी आप अच्छे से भरनी सीख लेना। अब देखो आप 4th क्वेश्चन, इसमें लिखा है नीचे 2 तरह की राय लिखी गई है। विस्मय, इंद्रप्रीत, यानी 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं। विस्मय कहता है रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ। यानी विस्मय कह रहा है कि जो ये राजाओं के राज हुआ करते थे इनको भारत में मिलाया गया, इससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों तक लोकतंत्र पहुंचा, यानी लोग अपने नेता खुद चुनने के लायक हुए। दूसरा, इंद्रप्रीत कहता है यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ था, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। ठीक है, तो इंद्रप्रीत कहता है भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अच्छे से लोकतंत्र फैला होगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार आर्मी भी भेजी गई थी, बल प्रयोग भी हुआ था। इसमें अब हमें बताना है कि हमारी क्या राय है, क्या लोकतंत्र पहुँचा वहाँ तक, क्या वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हुई, अब हमें बताना है इस पे। देखो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियोस बना रखी हैं कि किस किस रियासत में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरीके से किस किस एरिया को भारत में मिलाया गया था। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखो, अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो जिस भी बच्चे ने वो देख रखी होंगी उसे सारी बात पता होंगी कि कैसे जो है ये रियासतें मिलाई गई थी, किस किस में प्रॉब्लम हुई थी। तो देखो हमें 2-3 जगह पे बल प्रयोग भी करना पड़ा था, जैसे कि हैदराबाद में, उसके अलावा जूनागढ़ में। तो हमारे हिसाब से वहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ है। हमने जहाँ पर भी बल प्रयोग किया है वहाँ की जनता ने सपोर्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को। ठीक है, हैदराबाद में क्या हुआ था, निजाम जो है वो गलत कर रहा था वहाँ की जनता के साथ, इसीलिए जनता ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि आप हमारी हेल्प करो, इसीलिए वहाँ पे बल प्रयोग किया गया। ऐसी सिचुएशन जूनागढ़ में थी, वहाँ का शासक मुस्लिम था, जनता हिंदू थी, महाबत खान उस राजा का नाम था, तो वो मुस्लिम शासक कहता था मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, तो ये बात भी बिल्कुल सूट नहीं बैठ रही थी, ना ही वहाँ की जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, इसीलिए भारत सरकार ने वहाँ पे हमला करके अपने साथ मिला लिया। जिन जिन जगह पर भी सैनिक कार्रवाई हुई है, बल प्रयोग हुआ है, वहाँ पे बल प्रयोग करना एक मजबूरी थी। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी रियासतों को जो भारत में मिलाया गया तो लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना हुई है, लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। इस बात में पूर्ण रूप से सच्चाई है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ, यानी कि यहाँ तक लोकतंत्र फैला। अर्थात इन रियासतों के लोग अब स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने लगे। पहले तो राजाओं का राज हुआ करता था, पर अब ये लोग अपने नेता खुद चुनने लगे। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने तथा सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार हो गया। यानी जिसको भी भारत में मिलाया गया तो भारतीय सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती थी, तो यहाँ पे अब अपना नेता भी खुद चुनने लगे लोग, और सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार उन्हें मिल गया। राजाओं के टाइम पे ऐसा थोड़ी होता था, कोई उल्टा सीधा बोल थोड़ी सकता है उन्हें। यद्यपि कुछ रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कुछ बल प्रयोग किया गया, हालांकि कुछ रियासतों को जब भारत में मिलाया गया जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़, तो हाँ बल प्रयोग किया गया, परंतु तत्कालिक परिस्थितियों में इन रियासतों पर बल प्रयोग करना आवश्यक था। पर मैंने अभी आपको बताया था कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था तथा इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इससे भारत की एकता तथा अखंडता को सदैव खतरा बना रहता। तो अगर ये भारत में शामिल ना होते तो भारत की यूनिटी को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी एकता को बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये देश, ये जो अलग से बीच में देश बनते फिर भारत के, तो ये प्रॉब्लम खड़ी करते बहुत। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बल प्रयोग किया गया वह इन रियासतों की जनता के विरुद्ध नहीं था। देखो सबसे मेन बात तो यही है, यहाँ पे जो राजा गलत कर रहे थे उनके खिलाफ बल प्रयोग किया था, जनता का सपोर्ट था पूरा इंडियन गवर्नमेंट को, तो जनता का पूरा सपोर्ट था, इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना हुई है। यहाँ पे कोई तानाशाही भारतीय सरकार ने नहीं चलाई, बल्कि शासकों के विरुद्ध किया गया था, यानी कि शासकों के खिलाफ हुआ था। और जब ये रियासतें भारत में शामिल हो गई तब इन रियासतों के लोगों को भी सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए। और जब हैदराबाद को, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, उसके बाद ऐसे ही इलेक्शन होने लगे यहाँ पे भी जैसे कि पूरे भारत में होते थे। तो बिल्कुल सारे लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को दिए गए, तो बिल्कुल भी तानाशाही नहीं है
ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हमने रियासतों को मिलाने का काम किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में अत्यंत भिन्न हैं। यानी कि यहाँ पे दो नेताओं के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो लाइन कही थी 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे। एक है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की बात, और दूसरी है जवाहरलाल नेहरू की बात। देखो सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा, आज आपने सर पर कांटों का ताज पहना है, सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है, इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा, आपको और ज़्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा, अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी, ये कहा गांधी ने। तो ये बात कही गई, नेहरू को समझाया था गांधी जी ने कि आज आप प्रधानमंत्री बनोगे, देश का जो राजनीति है उसको संभालोगे, तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये, ठीक है। तो बहुत सचेत रहना होगा और भी ज़्यादा धैर्यवान बनना होगा तुम्हें। तो गांधी जी कहते हैं, राजनीति को बहुत बुरी चीज़ मानते थे गांधी जी, इसीलिए उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया राजनीति में। अब देखो दूसरी लाइन लिखी हुई है, भारत आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जागेगा, हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे, आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान अपने को फिर से पालेगा। यानी नेहरू कह रहे हैं कि आज हम नई आज़ादी की ओर कदम बढ़ाएंगे, आज हम जागेंगे, जो हमारा आज तक दुर्भाग्य था, अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी और हिंदुस्तान फिर से अपने आप को पालेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, संभावना के द्वार खुले रहे हैं, ठीक है। यानी कि आज हम जो ये जश्न मना रहे हैं, हमें जो आज़ादी मिली है, सिर्फ ये पल भर के लिए ही है। हमें अगर आगे भी ऐसे ही काम करना है तब जाके हम देश को अच्छे से संभाल पाएंगे, ठीक है। हमें आगे भी अच्छे से काम करते रहना पड़ेगा। इन दो बयानों से राष्ट्र निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए, आपको कौन सा एजेंडा जच रहा है और क्यों। अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्र होगा उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल होगा, और नेहरू कह रहे हैं कि हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना करेंगे, हम हर चीज़ों को संभाल लेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से पूछा कि आप किसके विचार से सहमत हैं, तो हम नेहरू के विचार से सहमत हैं, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना था और देश को हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो हम ऐसे तो मुंह नहीं चुरा सकते कि राजनीति एक बुरी चीज़ है और हम उसमें पार्टिसिपेट ही ना करें। तो नेहरू यही कह रहे हैं कि हम एक जो सुनहरे भविष्य की कल्पना करेंगे और देश को उस रास्ते की तरफ लेके भी जाएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के बयान राष्ट्र निर्माण से संबंधित है। यानी दोनों ने किसकी बात की है, आगे देश को कैसे बनाया जाएगा, देश को कैसे चलाया जाएगा, यानी राष्ट्र निर्माण की बात की है। परंतु प्रकृति में सर्वथा भिन्न है, यानी परंतु नेचर में इनकी जो बातें हैं वो अलग अलग हैं दोनों की। जहां गांधी जी ने देश के नए शासकों को यह कहकर आगाह किया है कि भारत पर स्वयं शासन करना आसान नहीं होगा। गांधी कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजों से थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप जो है शासन को नहीं संभाल पाओगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इतने सालों से अंग्रेज रूल करते आ रहे हैं, तो एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभलेगा, क्योंकि भारत में कई प्रकार की समस्याएं हैं जिन्हें हल करना होगा, और अभी भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। गांधी जी कह रहे हैं बात कि अकेले तुम शासन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, ठीक है, जिन्हें हल करना होगा, जिन्हें हमें ठीक करना होगा। वही पंडित नेहरू के बयान में भविष्य के राष्ट्र की कल्पना की गई है, ठीक है। नेहरू के बयान में दिखता है कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जो आत्मनिर्भर होगा और स्वाभिमानी होगा, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे के साथ की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप चला सकते हैं इसको। हम यहाँ पर पंडित नेहरू के बयान से अधिक तौर पर सहमत हैं, क्योंकि हम नेहरू के बयान से सहमत हैं भाई, क्योंकि नेहरू क्या कह रहे हैं कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप चला लेंगे अपने देश को, क्योंकि उनके बयान में भविष्य के समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के दर्शन होते हैं। यानी कि जो भविष्य में भारत आगे बनने वाला है उनके इसी बयान में दिखता था। उन्होंने ट्रिक्स विद डेस्टिनी नाम का भाषण दिया था ना, उसमें उन्होंने ऐसी ही बातें कही थी सारी कि देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, और इन नेताओं ने बहुत देश के लिए काम किया भी है।